Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो यहाँ पे हम अपनी जीसी लियोन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है द कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, जिसको कहेंगे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो ये वेस्टर्न मार्जिन को याद करना बहुत आसान है। हम लोग कहते हैं कि भाई वेस्ट से लोग आए थे, तो वेस्टर्न मार्जिन हमारे ब्रिटिश आए थे, तो ब्रिटिशर्स के तरीके से आप याद कर सकते हैं ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो हर एक चैप्टर की तरह यहाँ पे भी जानेंगे कि कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, कहाँ कहाँ ये आपको देखने को ऐसी क्लाइमेट मिलेगी। तो देखिए बढ़िया बढ़िया एकदम ब्रिटिश जानते हैं, गोरे गोरे एकदम। तो कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन होते हैं ये, और ये आपके वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में रहते हैं पूरे ही साल। वेस्टर्लीज जो विंड बहती है उनके इन्फ्लुएंस में रहते हैं। ये ऐसे रीजन्स भी हैं जहाँ पे आपको साइक्लोनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन जो होते हैं ना, वो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे दिखेंगे। अगर टिपिकल बताएं तो ब्रिटेन में यहाँ पे ये सब देखने को बहुत ज्यादा मिलता है, जैसा कि आप ग्रीन वाला पार्ट देख सकते हैं, और इसलिए इसको ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा जाता है। अब ब्रिटेन से बहते हुए सीधा ये नीचे नॉर्थ वेस्ट यूरोप की तरफ भी आती है, जिसमें आपका रीजन्स आपके नॉर्थ और वेस्ट फ्रांस आ गया, बेल्जियम आ गया, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, सारा का सारा एरिया यहाँ पे कवर होता है। वेस्टर्न नॉर्वे का भी होता है और साथ ही साथ नॉर्थ वेस्टर्न इबेरिया का भी होता है। तो ये एरिया आप ग्रीन वाला देख सकते हैं, पूरे ही कवर करती है ये क्लाइमेट। यहाँ पे कोई ज्यादा ओशनिक इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिलता टेम्परेचर के ऊपर, जैसे कि हमने पुरानी क्लाइमेट्स के बारे में बात करी थी कि चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट वगैरह में हमने देखा था कि मरीन एक्टिविटी काफी ज्यादा थी वहां पे, लेकिन यहाँ पे जो है वो ओशनिक मतलब ओशन का कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है टेम्परेचर के ऊपर। और जो यहाँ रेन वगैरह होती है, जो प्रेसिपिटेशन होती है, रेन स्लीट स्नो जो भी होती है, ये जो क्लाइमेट में आपका नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन मैरीटाइम क्लाइमेट भी इसको रिफर करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर ये कोई ओशनिक इन्फ्लुएंस नहीं है प्रेसिपिटेशन वगैरह के ऊपर। अब देखिए नॉर्थ अमेरिका की यहाँ पे ग्रीन वाला पार्ट देखिए, अगर मैं बात करूं तो जो रॉकीज का जो एरिया है, रॉकीज माउंटेन्स का, इससे यहाँ पे ऑन शोर जो वेस्टर्लीज बहती हैं वो इनको रोकता है कि ये अंदर बहुत ज्यादा इनलैंड में अंदर नहीं आए। और ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोस्ट लाइन में आपको कोलंबिया की देखने को मिलेगी, जैसा कि आप यहाँ पे ग्रीन वाला पार्ट देख सकते हो। अब देखिए अगर हम साउथ हेमिस्फीयर में आ जाए, नीचे वाले हिस्से में आ जाए, तो क्लाइमेट आपको काफी ये देखिए साउथ के चील जो कंट्री है, यहाँ पे देखिए यहाँ के साउथ पार्ट में चील की कंट्री में देखने को मिलेगी। ज्यादातर पार्ट जो आपका ये न्यूजीलैंड का है, यहाँ आ जाओ, यहाँ राइट साइड पे आप देख सकते हो इस जगह पे ऑस्ट्रेलिया के बराबर में, तो यहाँ पे न्यूजीलैंड का पार्ट कवर हुआ है, पर्टिकुलरली इनका जो साउथ आइलैंड है वहां पे। आसपास की जो वाटर है, जो एरिया है ना, यहाँ पे क्लाइमेट में जो है मैरीटाइम नेचर बढ़ा हुआ है यहाँ पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा, अब हम यहाँ पे क्लाइमेट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ का टेम्परेचर जानते हैं। यहाँ का एनुअल टेम्परेचर देखने को मिलता है बच्चों, वो यूजुअली आपका 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके आपका यहाँ पे 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के लिए मिलेगा, है ना। तो काफी नॉर्मल टेम्परेचर देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो मंथ है वो आपको लंदन में देखने को मिलता है सबसे ज्यादा मंथ, और इसका टेम्परेचर जो है वो कुछ 63 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचता है। और अगर कोल्डेस्ट मंथ देखिए लंदन के अंदर तो आपको 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। तो टेम्परेचर रेंज देख रहे हो, सिर्फ आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो सिर्फ 24 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस है। अगर आप कंपेयर करो ये छोटे छोटे लैटिट्यूड समर्स वगैरह होते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले बताया, तो वहां पे 51 डिग्री वगैरह का देखने को मिलता है ना। और वहां पे जो डिफरेंस होता है वो 65 डिग्री का होता है, जैसे हमने आपको इसके पहले वाले चैप्टर में बताया था। तो अब देखिए यहाँ पे मिड समर में भी जो है यहाँ पे इतना कुछ गर्मी नहीं होती, और हीट वेव्स इनको जो प्रॉपरली यहाँ पे बोला जाता है वार्म समर डेज, ये एक वेलकम फीचर है। ऐसे बढ़िया कूल टेम्परेट लैटिट्यूड में इनको यहाँ पे गर्मी चाहिए होती, चाहते हैं थोड़ा बहुत गर्मी वर्मी पड़े, और इनको क्योंकि बहुत ज्यादा इनको सन मिलता नहीं है, बहुत ज्यादा इनको गर्मी मिलती नहीं है, तो ये यहाँ पे बहुत खुशी खुशी वेलकम करते हैं कि भाई किसी तरह से सन आए और बस हमको एकदम जो है वो गर्मी मिले। क्लाइमेट यहाँ पे ज्यादातर बिल्कुल ऐसी रहती है कि आराम से कंफर्ट रहेगी भाई, आराम से बढ़िया क्लाइमेट रहती है। लोग लंबे लंबे वक्त तक काम कर देते हैं, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि थकान होगी नहीं, क्लाइमेट ठंडी ठंडी होती है तो काम करने का भी मन करता है ना। तो और ये भी जानते हो कि
एक इंसान की जो एफिशिएंसी है, जो उसका वर्क आउटपुट है, उस पर क्लाइमेट का बहुत असर होता है। अगर आपसे कह दें कि कोई काम जल्दी धूप में करो तो आप शायद उसमें हार मान जाओगे, जल्दी परेशान हो जाओगे, लेकिन अगर आप उससे कहें ठंडक में आराम से बिल्कुल चिल होके घूमते फिरते काम करो तो आप शायद डबल काम करके दोगे। तो यही यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे कोई भी स्टेशन ने एक्चुअली रिकॉर्ड करा है मीन टेम्परेचर आपके जो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में नहीं मिला है। और यहाँ पे कई सारी चीजें और हैं, वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और यहाँ पे कई सारे साउथ वेस्टर्लीज देखने को मिलते हैं जगहों में। यहाँ पे आपने मतलब ये जो आपको मैंने बता रही हूँ मैं, ये जो है यहाँ पे जो ये एट्रीब्यूटेबल है, ये आपका वार्मिंग इफेक्ट है यहाँ पे नॉर्थ, ये आपका वार्म नॉर्थ अटलांटिक जो ड्रिफ्ट है, और जो कई सारे यहाँ पे साउथ वेस्टर्लीज बहते हैं। ये माना गया है कि जो मरीन स्टेशन है रीजन्स के करीब समझिए 25 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म है जनवरी से, अगर आप कंपेयर करो सेम लैटिट्यूड अगर अंदर का एरिया देखो तो, है ना। रात में यहाँ पे फ्रॉस्ट वगैरह हो सकती है और स्नोफॉल भी होता है विंटर्स में, जो तो आप देखते ही हैं, फिल्मों में भी देखा होगा, सब घूमने ऐसे ही नहीं जाते वहां पे, तो स्नोफॉल वगैरह देखे हैं, बहुत ठंडक वगैरह होती है प्रॉपर। क्लाइमेट जो है यहाँ का एज एन होल, ये आप कह सकते हो इक्वेटेबल है ना। यहाँ पे वार्म समर्स हुआ करती हैं, फेयरली माइल्ड विंटर्स हुआ करती हैं एज एन होल अगर हम यहाँ पे देखें तो। देखिए टास्मेनिया, टास्मेनिया जो कंट्री है जहाँ पे आपको ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट वहां पे भी देखने को मिल जाएगा, है ना, साउदर्न हेमिस्फेयर में। ये भी इक्वेटेबल है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट लैंड मास नहीं है टास्मेनिया में। न्यूजीलैंड और साउथ चील का मतलब यहाँ पे बहुत सारा टेम्परेचर है ना, यहाँ पे नहीं होगा इतना टेम्परेचर। और ये सारी बहुत डिग्रीज में हम लोगों को याद करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो इतना कुछ यूपीएससी नहीं पहुंचती है। और एक आध चीज़ अगर हम देख भी लें तो ओशनिक इन्फ्लुएंसेस जो हैं ये यहाँ पे विंटर्स को बहुत ज़्यादा माइल्ड नहीं रखती हैं, बट यहाँ पे समर को कूल ज़रूर रखती हैं ना। यहाँ पे आपको जो गर्मियाँ हैं वो एकदम ठंडी ठंडी रहेंगी ओशनिक इन्फ्लुएंसेस की वजह से, जो ब्रीजेस बहती हैं, जो हवाएं वहाँ पे बहती हैं, है ना। तो कुछ जियोग्राफर्स ने इन सारे साउथर्ली आइलैंड्स को बोला है द फेवर्ड आइसलेस, मतलब जिसका जो है वो जो बात सच भी है कि भाई बिल्कुल प्रॉपर जो है कि गर्मी में तो साथ दे रही हैं ओशनिक जो है एयर, और जाड़ा जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती नहीं है। तो टेम्परेचर हमने यहाँ पे देखा कैसा है। नेक्स्ट इसके बाद हम प्रेसिपिटेशन की बात भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं इसके अंदर। तो देखिए ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में यहाँ पे जो है वो अच्छा खासा रेनफॉल होता है पूरे साल, और यहाँ पे हल्की सी आप कह सकते हो कि विंटर और ऑटम मैक्सिमम होता है, हल्का सा ज्यादा होता है साइक्लोनिक सोर्सेस की वजह से, साइक्लोन्स वगैरह आते हैं। तो देखिए जो ये पानी से भरी हुई हवा होती है, जो ये रेन वेरिंग विंड्स होती हैं, ये वेस्ट से आती हैं, वेस्टर्न मार्जिन से आती हैं, है ना। ये अच्छा खासा रेनफॉल यहाँ पे पूरा लेकर आती हैं, लेकिन ईस्ट तक आते आते यहाँ पे ये इनके जो है वो कम हो जाता है, इनका जो अमाउंट होता है रेन को जो ये अपने पास रखती हैं वो, है ना, डिस्टेंस क्योंकि सी से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे अगर हम आपको इससे देख के बताएं तो देखिए अब यहाँ से सपोज करो आप कि यहाँ से कुछ आई, है ना, यहाँ पे आई और यहाँ पे इन्होंने बारिश दी, फिर वहां तक आते 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 इनके पास विंड्स खत्म हो गई, है ना। और हालांकि दोनों ही, चाहे वो लंदन हो चाहे वो होबर्ट हो, इसमें आपको 25 इंचेस का प्रेसिपिटेशन होता है पूरे साल में। एक्चुअल अमाउंट डिफरेंट होता है, प्लेस टू प्लेस अलग अलग होता है। तो मेन बात यहाँ पे यही है, बहुत ज्यादा इसको नहीं जानते हैं। कुछ चीजें और जान दें कि अगर हम सीजन्स की यहाँ पे बात करें तो ये यहाँ पे टेम्परेट रीजन में यहाँ पे 4 तरह के आपको सीजन देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरह के ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में। कुछ हल्की फुल्की स्नो गिरती है ना, या विंटर्स में मान सकते हो, नॉर्मली काफी कम टाइम के लिए गिरती है क्योंकि यहाँ पे एक आराम से माइल्ड वेदर है। ऊपर अगर आप जाओगे यहाँ इस जगह पे कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं यहाँ पे अगर आप ऊपर जाओगे, है ना, या अमेरिकन रॉकीज में अगर यहाँ पे आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे अच्छी खासी आपको ग्लेशियर वगैरह मिल सकते हैं। विंटर का जो सीजन है यहाँ पे क्लाउडी स्काई होती है ना, धुआं धक्कर, मतलब ये फॉग होता है, कोहरा होता है, मिस्टी बढ़िया मॉर्निंग्स होती हैं, है ना। कई सारे रेनी डेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। स्प्रिंग, एक यहाँ स्प्रिंग का जो सीजन है, मतलब यहाँ पे 4 सीजन है मैंने आपको बताया, एक होता है विंटर, एक होता है स्प्रिंग, एक होता है समर, एक होता है ऑटम, हमारे तरीके ही है। और स्प्रिंग में यहाँ ड्राई है, ज्यादातर रिफ्रेशिंग सीजन है, बढ़िया मजा आता है, लोग निकल के आते हैं बाहर, उस विंटर्स से जूझ वगैरह के बाहर आते हैं और अब उनको ग्रीन ग्रीन दिखने लगता है, फिर से खुश होते हैं।
समर्स काफी सनी है, जैसे मैंने आपको बताया, सनबेथ करते हैं, आराम से धूप सेकते हैं, मजे करते हैं। ऑटम में यहाँ पे गोल्डन लीव्स आपने देखा होगा फिल्मों में, जैसे गोल्डन लीव्स गिरा करती हैं, पत्ते एकदम सेक्सी से जब वहां पे जो झड़ते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगता है, और इसी तरह से साइकिल रिपीट हुआ करता है। अब हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करेंगे, किस तरीके से प्लांट वगैरह पौधे वगैरह क्या निकलते हैं। तो देखिए नेचुरल वेजिटेशन इस क्लाइमेट में वो डेसीडियस फॉरेस्ट है। कैसे फॉरेस्ट है? डेसीडियस फॉरेस्ट है। और यहाँ पे आपको मतलब ये जो पत्तियां हैं, जो ट्रीज हैं, वो अपनी लीव्स को शेड करते हैं, पत्तियां इनकी झड़ जाती हैं ठंडी के टाइम पे, कोल्ड सीजन के टाइम पे। अब देखिए ये एडेप्टेशन है, ताकि अपने आप को, जानते हैं आप कि क्यों जो है वो लीव्स झड़ जाती हैं, इस बारे में हम अगर जाने तो आपको पता होगा कि ताकि यहाँ पे ट्रांसपिरेशन से खुद को बचाएं प्लांट, और जाड़े में अपनी जो लीव्स हैं और उसमें से लॉसेस ना हो पानी का, इस वजह से यहाँ पे लीव शेड होती हैं ऐसे डेसिडियस ट्रीज में। तो ये तो हमने यहाँ पे ट्रीज की बात करी। उसके बाद फिर आपका इसको मतलब बेसिकली इसको शेडिंग जो है वो ऑटम के टाइम पे होती है, फॉल सीजन कहलाता है ना, इसलिए इनको फॉल जो है सीजन इसलिए कहलाता है क्योंकि पत्तियां यहाँ पे गिर जाती हैं, और पूरा पेड़ आपको एकदम ऐसे दिखेगा, डंडी डंडी दिखेगी, जैसे कि आप अपने इंडिया में भी देखते हो, है ना। तो ऐसा कुछ होता है। काफी इस टाइम पे भी काफी लोग आते हैं देखने के लिए, ऐसा नहीं है, ऐसे सीजन्स को भी देखते हैं ये लोग बहुत ज्यादा। ब्रांचेस ब्रांचेस दिखती हैं हार्डवुड की। और कॉमन स्पीशीज अगर मैं बताऊं इसमें पेड़ के, तो ओक मिलेगा आपको, और ऐश, बर्च, बीच, पॉपुलर, हॉर्नबीम, ये सब आपको देखने को मिलेगा। काफी जो वेट एरियाज है इसमें आपका विलोस, एल्डर, आपका एस्पिन वगैरह ग्रो करा जाता है। कहीं और जगह बताऊं तो दूसरे स्पीशीज जैसे कि चेस्टनट वगैरह, आपका सिनकैमोर वगैरह, मैपल, लाइम वगैरह देखने को मिलते हैं। ये सब पेड़ों के नाम है ना। तो जैसे कि हम देख रहे हैं आप, है ना, एल्म क्या है, ओक पेड़ कौन सा है, बीच किसको बोलते हैं, तो बड़ा ही देखा होगा, और ये पॉपुलर किसको बोलते हैं। तो देखिए इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के विपरीत, उल्टा, डेसिडियस जो ट्रीज होते हैं ये पूरी तरह से खड़े होते हैं, इनका प्रॉपर, इनकी जो है, जिनकी जो वैल्यू है आपकी, इनके जो तने की, इनकी जो वुड की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, अच्छी खासी इनको वुड की वैल्यू मिलती है, और कमर्शियली ये बेचे जाते हैं बहुत अच्छा। ओपन फॉरेस्ट होते हैं, है ना, और यहाँ पे बहुत अच्छा है। टैस्मेनिया जो जगह है वहां पे मैं बताऊं तो टेम्परेट यूकेलिप्टस, है ना, यूकेलिप्टस के पेड़ आप जानते हैं ना, सफेद सफेद रंग का तना होता है, अगर ना हो तो जो है वो आपने देखा होगा, इंडिया में भी देखा होगा, बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, सफेद रंग का तना होता है, बहुत ही ज्यादा चिकना चिकना होता है। तो टेम्परेट यूकेलिप्टस जो है ये आपको देखने को मिलेंगे, काफी ज्यादा लंबरिंग इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है ना। बहुत ही ऊपर जो माउंटेन्स होते हैं स्कैंडिनेवियन हाईलैंड्स में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, रॉकीज में, साउदर्न एंडीज में, साउदर्न एल्प्स में, न्यूजीलैंड के जो है, तो यहाँ पे आपको डेसिडियस ट्रीज जनरली जो है वो कॉनिफरस ट्रीज से रिप्लेस हो जाते हैं ना। कॉनिफरस ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आप पहाड़ पे ऊपर जाते हो तो इस तरीके के पेड़ नहीं देखते हो, कुछ तो इस तरीके के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत ऊपर तक लैटिट्यूड में ऐसे पेड़ रह सकते हैं। टेम्परेचर जहाँ पे कम हो, सॉइल जहाँ पे बेकार हो, तब भी ये रह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह के ट्रीज अलग अलग जगह पे मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, है ना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, क्या नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया डेसिडियस ट्रीज तो यहाँ पे अच्छी मात्रा में मिल रहे हैं, तो इसी के साथ साथ क्या होता है कि इनकी वुड अच्छी है तो वुड को क्लियर करा जाता है, फ्यूल, टिम्बर, एग्रीकल्चर वगैरह में यूज करा जाता है। और फॉरेस्ट पर्टिकुलरली जो नीचे के फॉरेस्ट हैं, है ना, वहां पे उनको तो भाई देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही थी तो उसी के साथ साथ फॉरेस्ट को हटाया गया। हटा के ब्रिटेन में अगर मैं बताऊं तो सिर्फ 4% ओरिजिनल फॉरेस्ट रह गया है, क्योंकि सारे फॉरेस्ट काट दिए गए। बहुत सारे से सीरियल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, रूट क्रॉप्स हो गया, ये सब उगाए जाने लगे, और ज्यादातर जो है वो एक्सपोर्ट की बजाय ये लोग अपनी कंट्री में ही कंज्यूम कर देते हैं। नॉर्थ वेस्ट यूरोप में आपके बहुत सारे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, पूरे ग्लोब के बहुत लोग रहते हैं, और इस वजह से एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इनके पास एक्स्ट्रा कुछ प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये सारे यहाँ पे चीजें हैं, और काफी इंपोर्ट करते हैं, नेट इंपोर्टर हैं फूड क्रॉप्स का। आप जानते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह तो है मामला, लेकिन यहाँ मैं एग्रीकल्चर के टर्म में आपको बता रही हूँ। स्पेशली वीट वगैरह ऑलमोस्ट सारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से यहाँ पे जो है वो स्पेशली ये इंपोर्ट करते हैं, है ना। और फॉर द व्हीट लैंड एंड ब्रेड मेकिंग के लिए ये दूसरे कुछ फूड आइटम्स को भी यहाँ पे लेते हैं। ये रीजन ये है
कई सारे जो दूसरे हैं ये यहाँ पे इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट है। मैंने आपको बताया ना, इंडस्ट्री जो है इंग्लैंड में बहुत पहले आ गया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा ये लोग माहिर हैं, एडवांस हैं। तो कंट्रीज जो है मेनली मशीनरी हो गया, केमिकल हो गया, टेक्सटाइल हो गया और दूसरे आर्टिकल्स वगैरह पे ध्यान ज़्यादा देती हैं, ना कि एग्रीकल्चर, फिशिंग या लंबरिंग, है ना, इन सारों पे इतना नहीं देती, क्योंकि इसमें इतना कुछ नहीं है। फिशिंग पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, फिशिंग इंपॉर्टेंट है ब्रिटेन के लिए, नॉर्वे के लिए, ब्रिटिश कोलंबिया के लिए। और यहाँ पे हाँ ऐसी बात है। उसके बाद यहाँ पे सबसे इसके अंदर पहली चीज देखेंगे हम मार्केट गार्डनिंग के बारे में। तो देखिए, मार्केट गार्डनिंग पूरे वर्ल्ड में हालांकि आप देखेंगे कि ये होता है ना, जहाँ पे भी ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन है वहां पे मार्केट गार्डनिंग हो रही है ना। लेकिन सबसे ज्यादा जो हाईली यहाँ पे कह सकते हो आप स्पेशलाइज्ड है, वो नॉर्थ वेस्ट यूरोप में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में से ब्रिटेन, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, बेनिलक्स, डेनमार्क वगैरह काफी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज है, काफी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। डेंसिटी का मतलब कि एक किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं, ज्यादा टाउन, ज्यादा ज्यादा यहाँ पे शहर ज्यादा है, सिटीज ज्यादा है अगर आप दूसरे कॉन्टिनेंट से कंपेयर करो तो। इनका साइज भले छोटा है, लेकिन आपने देखा इतने छोटे साइज में भी इतनी सारी कॉलोनीज बना ली, तो आप समझ ही रहे हैं क्या है। तो यहाँ पे इसी हिसाब डिमांड भी यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स की, सलाद की, एग्स की, मीट की, मिल्क की, फ्रूट्स की, वो भी ज्यादा है ना, क्योंकि जब इतना कुछ है तो डिमांड तो ज्यादा होगी ही। और वर्कर्स वगैरह यहाँ पे जो है वो बहुत ही बड़े लेवल पे अर्बन पॉपुलेशन में कंज्यूम करते हैं, अच्छी खासी जो है क्वांटिटी को डेली अपनी डाइट में कंज्यूम करते हैं, जो कि लोकल फार्मर प्रोवाइड करते हैं अगर फ्रेशनेस वगैरह इसकी बढ़िया है। तो देखिए यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट यूरोप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इंटेंसिव मार्केट गार्डनिंग होती है कई सारे एरियाज में, जैसे कि आप वेल्स ऑफ यॉर्क ले लो, एवेशियम ले लो, यूनाइटेड किंगडम का है। क्लाइमेट बढ़िया है वहाँ पे, सॉइल बढ़िया है वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे ऐसा एग्रीकल्चर वो लोग वहाँ प्रॉपर करते हैं ताकि बहुत ही अच्छे से चीजें मैनेज कर सकें। अब देखिए, फार्म का साइज अगर मैं बताऊं, है ना, कितने बड़ी बड़ी फील्ड्स होती हैं, तो छोटी होती है, क्योंकि छोटी जगह है, छोटी चीज होती है। और ये आपकी बड़ी बड़ी सिटीज के पास ही होता है, ताकि इंडस्ट्रियल एरिया के पास ही होता है, ताकि प्रॉपर फटाफट से वहां प्रोवाइड करा जा सके। सॉइल जो यहाँ का है वो सिल्टी है, लोमी है ना। और बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सोच समझ के यहाँ पे इसको मेंटेन करते हैं ना, इनकी फर्टिलिटी को काफी अच्छे से मेंटेन करते हैं। और फर्टिलाइजर जो है यहाँ पे, खाद वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं वो देख के प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं। मेन देखिए यहाँ पे ध्यान बहुत ज्यादा देते हैं, इस वजह से इतना ज्यादा ये डेवलप हो गया है एरिया, है ना। और बहुत ही कार्य से ध्यान रखते हैं, एक अच्छी डिग्री का फर्टिलाइजर डालते हैं। डिपेंड करता है क्रॉप कैसा है, कल्टीवेशन कैसा है, उस हिसाब से डालते हैं। कुछ भी नहीं डाल दिया कि बस डालते चले जाओ, है ना। और एक हाई यील्डिंग क्रॉप्स को जो सीड्स हैं उनको यूज करते हैं ताकि एक बढ़िया रिटर्न मिले। जैसे क्रॉप जो कि पेरिशेबल है, मतलब जो जल्दी सड़ जाएंगे, है ना, तो उसका फटाफट से ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़िया कर रखा है कि भाई यहाँ पे इन्होंने तुरंत ही यहाँ पे इन्होंने जो है हार्वेस्ट करा, उठा के तुरंत ही जो है वो इंडस्ट्री में या जहाँ पे भी पहुंचाना है तुरंत पहुंचा दिया। जैसे कि आपका लेटीस है ना, लेटीस तो आपने खाया होगा, बर्गर में रखा होगा, हरे रंग का होता है। या कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर, अपनी प्यारी प्यारी गोभी, टमाटोज हो गए, अनियंस हो गए, पीस हो गए, फ्रूट्स हो गए ना, ये सब प्रॉपर शिप करते हैं, हाई स्पीड से शिप करते हैं ट्रक और वैन से, ताकि इनकी एकदम भी वो चीजें खराब ना हो, है ना। तो इसलिए इनको ट्रक फार्मिंग भी बोलते हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रक फार्मिंग इसलिए बोलते हैं कि फटाफट से बस काम हुआ, इधर इधर यहाँ पे जो है वो खेती बाड़ी हुई, तुरंत उठा के जो है इसको तुरंत मार्केट में ले आए। तो यही तरीका है, खराब नहीं होगा इससे आपका फूड ग्रेन्स। कुछ ऐसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए वार्मर, कुछ गर्म वेदर है, बढ़िया सॉइल है साउथ वेस्ट इंग्लैंड में, है ना, तो इसमें आपका फार्मर्स और चीजें भी रख लेते हैं, है ना। पहले वेजिटेबल्स आ गई, अर्ली पोटैटोज आ गए, या आपका अर्ली टमाटोज आ गए, तो ये लंदन पहुंच जाते हैं कैनरी आइलैंड से, है ना, आपका आपका चैनल आइलैंड से, है ना। तो इन सब से होते हुए इसी तरह से बल्ब हो गया, फ्लावर्स हो गए जो कि पोल्डर लैंड्स के हैं नीदरलैंड के अंदर, एग्स हो गए, बेकन हो गया, दूसरे कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए डेनमार्क से। ये सब भी ज्यादातर इंडस्ट्रियल सेंटर्स में यूरोप के भेजे जाते हैं। ऑलमोस्ट ये हाउस होल्ड कंडीशन कंजम्पशन के लिए होते हैं, मतलब लोग यहाँ पे नॉर्मल अपने खाने के लिए इसको यूज करते हैं। हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है ना, हॉर्टिकल्चर में आपका सारी चीजें आती हैं। तो हॉर्टिकल्चर की जो इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे नीदरलैंड में इतनी बढ़िया स्पेशलाइज्ड है कि डच ट्यूलिप्स, बल्ब्स, ये सारी चीजें यहाँ पे इसको जो है वो दिया जाता है बाय KLM, डच एयरलाइंस है ना। तो डच एयरलाइंस यहाँ पे फटाफट भेज देते हैं। और
अच्छा पहले मैं बता दूं, क्या पता किसी को हॉर्टिकल्चर नहीं पता हो, तो गार्डन कल्टीवेशन मैनेजमेंट यहाँ पे इसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे रोम तक जाती हैं सारी, पेरिस, यूरिक, लंदन सब प्रॉपर जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में बताऊं तो बहुत बढ़िया बोट्स हैं वहाँ पे, है ना। टास्मेनिया मतलब एक बैस ट्रेड डेली होती है टास्मेनिया से, फटाफट बढ़िया सी वेजिटेबल्स, टमाटोज, एप्पल्स वगैरह आते हैं ज्यादातर सिटीज में ऑस्ट्रेलिया के, है ना। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे निकनेम रखा है टास्मेनिया का द गार्डन स्टेट। तो बस मेनली आप देख रहे हैं इन लोगों ने अपनी कम जगह का बहुत ज्यादा उपयोग कर रखा है, मतलब जगह कम है, रिसोर्सेज कम है, लेकिन इन लोगों ने इतने अच्छे से उसको मैनेज कर रखा है कि उसमें भी इन्होंने एकदम बूंद साबित कर दिया है। उसके बाद तीसरी चीज है हमारे अंदर जो है वो, ये हम दूसरी बात करेंगे मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में। तो मिक्स फार्मिंग तो हम अच्छे से जानते हैं क्या होता है, फिर भी यहाँ पे बात करेंगे। तो पूरे ही ब्रिटेन में ले लीजिए, चाहे आप नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में लीजिए, फार्मर्स यहाँ पे एरेबल फार्मिंग, एरेबल का मतलब होता है जिसमें क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है प्लाउड लैंड पे, और पैस्टोरल फार्मिंग जिसमें एनिमल्स वगैरह को रखते हैं ग्रास वगैरह के मीडोज पे। तो यहाँ पे क्रॉप को उगाते हैं कैश वगैरह के बदले सेल करने के लिए, मतलब जैसे पैसे वगैरह के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, है ना, शीप वगैरह को देते हैं। और क्रॉप हो चाहे एनिमल हो, उन दोनों को ही इनका जो प्रोपोर्शन डिपेंड करता है कितना बड़ा फार्म है ना, कितना क्या है, कितने टाइम के लिए चाहिए, क्या सॉइल का कैसा सीन चल रहा है, क्या प्राइस है ना सीरियल का, तो इस हिसाब से लोग देखते हैं, सब पैसा वैसा देख समझ के। अब देखिए जो फार्मर्स हैं ये भी यहाँ पे प्लांट करते हैं कुछ फ्रूट ट्रीज को, कुछ फ्रूट ट्री जैसे कि आपका एप्पल्स हो गए, आपके पियर्स हो गए, आपके प्लम्स हो गए, है ना। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे ये फार्मर्स उगाते हैं। और साथ ही साथ उसके साथ पिग्स, पोल्ट्री, है ना, पोल्ट्री रखते हैं, मतलब चिकन विकन मेनली एग्स के लिए रखते हैं। इवन यहाँ पे बीज को भी रखते हैं हनी के लिए। तो यहाँ पे अच्छी खासी वैरायटी आपको दिख जाएगी। इसे मिक्स्ड फार्मिंग मोस्टली यहाँ पे वो रहता है। मिक्स्ड फार्मिंग बच्चों ये होता है कि जब जहाँ पे जो ऐसे सिस्टम होता है जहाँ पे क्रॉप्स वगैरह को और लाइव स्टॉक वगैरह को एक साथ रेस करते हैं, ठीक है। तो सीरियल्स में अगर मैं बताऊं यहाँ पे तो कोई डेली सोप्स नहीं है, मतलब कोई पिक्चर विक्चर नहीं है। सीरियल्स में यहाँ पे वीट, है ना, मतलब गेहूं को सबसे ज्यादा जो है उगाया जाता है। और ये लोग खाते हैं उसको, मोस्टली खाते हैं यहाँ पे, बहुत पॉपुलेशन है इसलिए खाते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में खाते हैं। और एक बार में आप कहो यूरोपियन कंट्रीज चाहे फ्रांस, डेनमार्क, नीदरलैंड, ये सब वीट को ही एक्सपोर्ट करती थी, बट काफी ज्यादा कंपटीशन हुआ और यहाँ पे ज्यादातर फार्मर जो है वो डाइवर्ट हो गए, इनका इंटरेस्ट बदल गया और इन्होंने सोचा कि अरे ये सब नहीं, ऐसी मार्केट गार्डनिंग कर लो और मिक्स फार्मिंग कर लो, इंडस्ट्री वगैरह बढ़ रही है वो सब देख लो, है ना। और वीट अब इम्पोर्ट करा जाने लग गया फिर यूरोप में कि भाई ये लोग जितना भी उगाते थे अपने लिए ही अब खा रहे हैं। अगली कुछ इंपॉर्टेंट सीरियल जो कि मिक्स फार्म में है वो बार्ले है ना, एक अच्छी क्वालिटी का बार्ले, जौ इसको बोलते हैं, जौ। इसको बेचा जाता है ताकि बियर वगैरह बनाई जाए, इससे विस्की वगैरह बनाई जाए डिस्टिल वगैरह करके प्रॉपर, है ना। और कहते हैं कि कुछ एरियाज है माल्टिंग बार्ले वगैरह यहाँ पे ग्रो करा जाता है साउथ ईस्टर्न ब्रिटेन में, है ना। हॉप ग्रोइंग एरिया के पास, हॉप क्या होते हैं, हॉप को यूज करा जाता है बियर को बनाने के लिए। जब यहाँ पे रेनफॉल कितना होता है, कैसे कैसे ग्रो करते हैं इसको, यहाँ पे रेनफॉल 30 इंचेस से कम होता है, या हैवी सॉइल है ना, या बढ़िया एकदम गीला गीला रीजन है, तो यहाँ पे इन सबको ग्रो प्रॉपर करते हैं, तो बढ़िया से ग्रोइंग होती है। बार्ले वगैरह मेनली एनिमल के फॉडर पे, कभी कभी आप कह सकते हो मिक्स ओट्स वगैरह पे के साथ ग्रो करा जाता है। और दोनों ही जो है इनको क्रॉप रोटेशन पे रखते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो करते हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है जैसे इस बार बार्ले करा, उसके बाद आपने लेग्यूमिनस प्लांट मतलब जैसे कि दालें वगैरह होती हैं, बीन्स वगैरह होती हैं, तो इन सबको ग्रो करा। उसके बाद फिर ये जो रूट क्रॉप मतलब ट्यूरनिप, बीट, शुगर, इन सब के साथ ग्रो करा। तो इससे फर्टिलिटी सॉइल की कहीं नहीं जाती, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल जो कि मिक्स्ड फार्म के लिए है ये है बेटा कैटल, है ना। कैटल तो कई जगह पे काफी इंपॉर्टेंट एनिमल है। नॉर्थ वेस्ट यूरोप ओरिजिनली यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टिंग में ब्रीड हुआ करते थे, जैसे कि गिर्सनी, आयरशायर, आपने सुना भी नहीं होगा, फेर्सियन, फर्स्ट क्लास डेयरी कैटल था, दूध बहुत बढ़िया प्रोडक्शन होता था दूध का। और कंट्रीज जो कि नॉर्थ ईस्ट थी जैसे कि आपके ब्रिटेन, डेनमार्क, नीदरलैंड, कुछ ज्यादा एडवांस थी, है ना, डेयरी कंट्री थी, कैपिटल वगैरह यहाँ पे रखते थे साइंटिफिक इंटेंसिव बेसिस पे, बहुत ही कायदे से, मतलब समझ आलतू फालतू कुछ भी नहीं। यूरोपियंस
जो है वो जो दूध पीते थे वो किसी भी इंसान से ज्यादा पीते थे एक्सेप्ट द न्यूजीलैंड, है ना। तो यहाँ पे जो यूनाइटेड किंगडम था, एक इंसान यहाँ पे ऑलमोस्ट कह सकते हैं 1 पाइंट ऑफ मिल्क एक दिन में पीता था, है ना। दूध से लेके दूसरे इंपॉर्टेंट डेयरी प्रोडक्ट तक सब निकलते थे यहाँ पे, बढ़िया बटर चीज वगैरह सब होता था। चीज स्पेशलाइज थी नीदरलैंड की, और ये आपका एडम और गौड़ा से निकलती थी, आपका गाउदा से निकलती थी। आपका डेनमार्क जो है वो हाई यील्ड बटर यहाँ के लिए काफी है, और रैंक वगैरह इसकी न्यूजीलैंड में बहुत ज्यादा है। मतलब यही सब बातें हैं यहाँ पे। और स्विस जो बात करें, अच्छा यूज कर लेते हैं एल्पाइन पास्चर्स का, इनको डेयरी कैटल रखते हैं। फ्रेश मिल्क यहाँ पे कई सारे फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है, जैसे कि आपका दूध वगैरह हो गया, एक्सपोर्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड में। बेबी फीडिंग, कन्फेक्शनरी, आइसक्रीम, चॉकलेट मेकिंग वगैरह ऐसा करते हैं। अब देखिए डेयरी की तो हमने बहुत सारी बात करी, डेयरी के साथ साथ कुछ कैटल को भी रखते हैं, जैसे कि आपका बीफ कैटल, है ना। जैसे कि आपका हेयरफोर्ड नाम होता है, एबरडीन नाम होता है, एबरडीन एंगस। बट इनका नंबर काफी कम होता है अगर आप दूसरे अर्जेंटीना या ऑस्ट्रेलिया से मिलाओ तो, जहाँ पे मीट प्रोडक्शन प्राइमरी कंसर्न है, और वहां पे बहुत सारी कैटल इसके चलते रखी जाती है। तो मिक्स्ड फार्म्स में यूरोप में फार्मर्स कैटल भी रख रहे हैं, ना, ताकि फील्ड बढ़िया चले, अपना गोबर ओबर डालें वो, तो फील्ड खूब बढ़िया खेती हो जाए उसकी। पिग्स, पोल्ट्री वगैरह यहाँ पे रखते हैं, ना, क्योंकि यहाँ पे रूट क्रॉप्स वो बढ़िया ढूंढ ढूंढ के अपना देखते हैं, डेयरी प्रोसेस होता है। वहां देखते हैं पिग की फार्मिंग होती है, यहाँ पे तो गली में अपना सुअर लेटा रहता है, वहां ऐसा नहीं होता। डेनमार्क बहुत ही बड़े लेवल में बेकन, है ना, वो जो मांस का फ्लैश का टुकड़ा, उसे यहाँ पे पिग्स का ये निकाल के एक्सपोर्ट भी करता है ना। और ये सारी यहाँ पे चीजें होती हैं। फ्रेश चिकन, एग्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं डेनमार्क के अंदर, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शीप वगैरह रखी जाती हैं वूल के लिए, मटन के लिए। और ब्रिटिश कोलंबिया में मिक्स फार्मिंग को रेस्ट्रिक्ट सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पार्ट में करा है, जैसे वेस्टर्न लोलैंड नीचे के एरिया में, है ना। और माउंटेन मतलब द रीजन, क्योंकि रीजन क्या है ना, बहुत माउंटेनियस है, थिकली फॉरेस्टेड है, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना मतलब इंपॉर्टेंट कह रही हूँ, इतना ईजी नहीं है वहाँ पे शीप वगैरह को रखना। उसके बाद तीसरी बात करेंगे यहाँ पे शीप रेयरिंग की। मिक्स फार्मिंग के साथ शीप रेयरिंग की बात करते हैं, तो अच्छा खासा डेवलप है ये आपका ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में। यहाँ पे शीप रेयरिंग होती है। ब्रिटेन में बहुत सारी शीप की ब्रीड है, जैसे कि लीसेस्टर्स, लिंकॉन्स, साउथ डाउन्स, है ना। यहाँ पे कई दो पर्पस के इनको यूज करते हैं। पहला तो देखिए ये वूल जो कि बेसिक पर्पस है, और दूसरा मटन, वो भी बेसिक ही पर्पस है। और ज्यादातर प्रेशर जो है वो लैंड पे डाला गया है यहाँ पे, है ना, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। तो ये और आगे बढ़ाया गया, और बाकी एरिया को कम करा गया, मतलब बाकी चीजों में कम ध्यान दिया गया। शीप का एरिया जो है वो सिर्फ आपको फुट हिल्स पे नीचे मिलेगा, है ना, लाइमस्टोन, चौक वगैरह, मतलब यहाँ बेसिकली क्या है कि उस पर ध्यान दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज पे। और यहाँ पे ऐसी चीजें हैं। ब्रिटेन एक बार कभी एक्सपोर्टर हुआ करता था वूल का, है ना, लेकिन इनका फिर लोकल ये मतलब ये था इनका, इन्होंने शुरू किया था एक लोकल वहाँ का पेनी वूल बना के। बट ज्यादातर पॉपुलेशन जो है उन्होंने एक बढ़िया एग्रीकल्चर लैंड को यूज भी किया था ना ही वो सरप्लस, मतलब शी हैज नीदर सरप्लस वूल नॉर मटन फॉर एक्सपोर्ट। अब तो था नहीं, अब इन्होंने क्या करा कि ज्यादातर पॉपुलेशन ने आज की डेट में एग्रीकल्चर लैंड के को यूज करना शुरू कर दिया, है ना। तो ये इसलिए शीप को अब यहाँ पे एक्सपोर्ट की बजाय यहाँ पे इंपोर्ट करने लगे। तो ये जो है यहाँ पे जो है ये शी हैज बिकम इंस्टेड एन इम्पोर्टेंट एक्सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश। तो यहाँ पे क्या है, इक्वली ये इंपॉर्टेंट बात है कि नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन शीप एरियाज जो है जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़िया हो रहा है, तो वहाँ यूज लैंड का बहुत अच्छे से हो रहा है। और शीप रेयरिंग जो ऑक्यूपेशन है वो आपको न्यूजीलैंड में मिलेगा। न्यूजीलैंड तो आप जानते हैं सबसे फेमस है शीप रेयरिंग के लिए ही, और ये माना जाता है कि न्यूजीलैंडर जो है यहाँ पे करीब, बात बताऊं मैं आपको, तो 20 शीप्स यहाँ पे देयर आर एस्टिमेटेड दैट एवरी न्यूजीलैंडर देयर आर 20 शीप। 20 शीप्स हैं हर एक न्यूजीलैंड में रहने वाले बंदे के पास में, न्यूजीलैंडर के पास, जैसे हम इंडियंस हैं ऐसे न्यूजीलैंडर के पास। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इतनी तेज इसकी ग्रोथ हुई है ना पिछली सेंचुरी में। इसमें आपकी बहुत सारा टेम्परेचर वहाँ का अच्छा है, एक अच्छा लेवल है ग्राउंड का, है ना, ड्रेन ग्राउंड है, साइंटिफिक एनिमल ब्रीडिंग है, तो कई सारी ऐसी बात है। और न्यूजीलैंड काफी फेमस है इसके लिए। न्यूजीलैंड, लेकिन इसमें भी अगर मैं बताऊँ तो सिर्फ 4% वर्ल्ड के शीप की पॉपुलेशन का मतलब रखता है ना। दो न्यूजीलैंड के अगर मैं बताऊँ तो 4% इसके पास वर्ल्ड की शीप की पॉपुलेशन का है, कितना ज्यादा एरिया है। और
इसमें आपका 2/3 जो वर्ल्ड का मटन एक्सपोर्ट है वो यहाँ से आता है ना। देखिए आप समझिए, अब मैं बताता हूँ, हालांकि लगाना यहाँ सही होगा। हालांकि 4% ही सिर्फ यहाँ की वर्ल्ड की शीप का न्यूजीलैंड के पास है, लेकिन इसमें 2/3 जो वर्ल्ड के मटन का एक्सपोर्ट होता है वो यहाँ से आता है। 1/6 वर्ल्ड का जो वूल एक्सपोर्ट है वो यहाँ से आता है। तो 4% में कितना कुछ यहाँ पे ये देता है। टैस्मेनिया हो गया, सदर्न चील हो गया। तो रेनिंग हमेशा से ही काफी ज्यादा ऑक्यूपेशन, पॉपुलर डोमिनेंट ऑक्यूपेशन है यहाँ पे। शीप के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है इंटरनेशनल ट्रेड में। उसके बाद कुछ दूसरी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के बारे में मैं बात बताऊं तो गार्डनिंग हमने बात कर ली, मिक्स फार्मिंग बात कर ली, शीप ब्रीडिंग बात कर ली। कुछ और चीजें जैसे कि आप मैं बताऊं कि फूड क्रॉप्स के अंदर पटेटोस बहुत ज्यादा हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर, है ना, क्योंकि कूल टेम्परेट रीजन है तो पटेटोस काफी यूज करते हैं यहाँ पे। और स्टेपल क्रॉप है यहाँ पे, वीट और ब्रेड के जैसे हजारों लाखों लोगों को यहाँ पे पेट भरता है ये पटेटो। स्टार्च हो, अब स्टार्च जानते हैं ना, जो माड़ा निकलता है जब पोटैटो को आप काट के आप ऐसे भिगो दो तो आपको दिखेगा एक लेयर नीचे आ जाती है, तो स्टार्च उसको बोलते हैं। तो स्टार्च में ये बहुत ज्यादा फूड है, अगर आप देखो सीरियल से कंपैरिजन में तो अच्छा खासा है। और ये पूरे बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे क्लाइमेट और सॉइल में यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं। और ये भी बस खाली तारीफें दी गई हैं कि यहाँ अटैक नहीं होता वायरस वगैरह का, तो मतलब यहाँ पे पोटैटो की तारीफ बहुत ज्यादा दी गई है। आज की डेट में बताऊं 2/3 वर्ल्ड की एनुअल प्रोडक्शन जो पोटैटो का है वो यूरोप से आता है ना, जिसमें पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, यूके ये सब मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। तो ये सब तारीफें हैं पोटैटोस की। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग क्रॉप और आपको देखने को मिलेगा इन जगहों पे, वो है बीट शुगर। तो जरूरी क्या है इस क्रॉप की, है ना, ये क्यों है कि भाई नेपोलिक वॉर्स हुई थी उस समय, नेपोलियन जानते हैं ना, तो नेपोलिक वॉर्स हुई थी करीब 1800 में। मिलिट्री ने क्या करा था, मिलिट्री के ब्लॉकेड लग गए थे, इसकी वजह से शुगर की बहुत कमी हो गई थी यहाँ पे। प्राइस बहुत ज्यादा थे शुगर को, केन शुगर को, मतलब गन्ने वगैरह को मंगवाने के लिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सीरियस इन्होंने डिसीजन लिया और अपने आप को आत्मनिर्भर सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया। तो पहली जो बीट शुगर इंडस्ट्री थी यूरोप के अंदर, उसको 1801 में स्टैब्लिश करा गया। फार्मर को सब्सिडीज वगैरह दी गई, है ना, एड्स वगैरह दी गई, अलाउंसेस दी गई। और तब से बीट शुगर यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बन गया। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और ज्वाइन बटन से प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो और देख सकते हो। अगर आपको पर्क्स अच्छी लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको वीडियो फेसबुक में मिल जाएगी, सिर्फ आइस के नाम से पेज है, लाइक करके वहां भी देख सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे कहीं भी फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने जाओगे तो बस अपना प्यारा व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना, बहुत ही मोटिवेशनल होता है वो। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, टेक केयर।